हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर मेंस के विज्ञान सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का ही है, उसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन बुक से लिया गया है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में भी लगभग 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों का प्रैक्टिस सेट 1 का 20 क्वेश्चन और इसका 20 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोअर मेंस के एग्ज़ाम में। तो ये इसका प्रैक्टिस सेट 1 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है। ठीक है, वुड स्प्रिट कहा जाता है किस को। ठीक है, ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर ग्लिसरॉल को। तो इसमें वुड स्प्रिट जो कहा जाता है वो कहा जाता है, आंसर ए पार्ट, मेथिल अल्कोहल को। ठीक है, मेथिल अल्कोहल को जो है वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह शुरू में मुख्य रूप से लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। और लकड़ी में कौन सी विधि द्वारा, तो भंजक आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया गया था, तो उसी से नाम पर इसको जो है वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अब इसमें एथिल अल्कोहल की बात करें तो एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब में ये मुख्य अवयव होता है, पाया जाता है। और इसे जो है स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, स्पिरिट ऑफ वाइन, तो ये याद रखना, स्पिरिट ऑफ वाइन भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है एथिल अल्कोहल को कहा जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल को जो है ग्लिसरीन भी कहते हैं। और ये जो है जंतु वनस्पति तेलों और वसाओं में उच्च वसा अम्लों जैसे पामटिक अम्ल या स्टेरिक आदि अम्लों के ग्लिसरील एस्ट्रो के रूप में उपस्थित होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। और इस बुक से मैंने जो है हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मैथ के 2 प्रैक्टिस सेट कराया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सारे का सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें से मिलान करना है। ठीक है, देखिए ये है सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड, फिर जिंक फास्फाइड है, और लास्ट है जिंक सल्फाइड। तो ये किस मिलान में जो है किसके साथ सही है। ठीक है, इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए जो जिंक फास्फाइड है ये सही मिलान है। ठीक है, जिंक फास्फाइड को चूहे के विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहे के विष जो मिलता है मार्केट में, उसमें जिंक फास्फाइड मिला होता है। तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब देखिए सिल्वर आयोडाइड जो है ये हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, आंसर सिल्वर आयोडाइड जो है ये कृत्रिम वर्षा के लिए जाना जाता है। कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है उसमें सिल्वर आयोडाइड द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है कृत्रिम वर्षा हो जाएगा, आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर क्लोराइड का जो है हॉर्न सिल्वर हो जाता है। हॉर्न सिल्वर जो सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। जिंक फास्फाइड चूहे का विष को कहा जाता है। ठीक है, और फिलासफर ऊल को कहा जाता है जिंक ऑक्साइड, या जिंक सल्फाइड लिखा, ये भी गलत है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अगर लिखा होता तो फिलासफर ऊल उसको कहा जाएगा। ठीक है, फिलासफर ऊल मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं यशद पुष्प। यशद पुष्प जो कि इसका निर्माण जो जिंक की हवा की उपस्थिति में तीव्र तेजी से जलाने पर होता है। जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। अगला प्रश्न है मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका अयस्क है। ठीक है, मोनाजाइट ये एन और ऑफ, तो जर्कोनियम, थोरियम, ट्राइटेनियम, या फिर लौह। तो देखिए मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, थोरियम। थोरियम एवं थायराइट परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज तत्व थोरियम के अयस्क होता है मोनाजाइट। ठीक है, जिसमें इसमें जो है 18% मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। और ये जो है भारत के केरल तथा मद्रास के समुद्र तट की बालू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विश्व में थोरियम के अयस्क की सर्वाधिक मात्रा जो है भारत और साउथ अफ्रीका में
पाई जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। लोह इसका जो अगर अयस्क की बात करें तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, यानी किस पदार्थ में कैल्शियम उपस्थित है ये बताना है। तो देखिए जिप्सम, जो जिप्सम में कैल्शियम उपस्थित है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब जिप्सम में कैल्शियम होता है, जिप्सम में कितने परसेंट होता है, तो 23.3%, ठीक है, 23.3% होता है। और जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल नेम, इसे कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, ठीक है, CaSO4 × 2H2O, ये इसका जिप्सम का रासायनिक नाम होता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, ठीक है। अगर इसको हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा, जिसका फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, ठीक है। और इस जिप्सम का उपयोग जो है अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अश्रु गैस कौन सी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अश्रु गैस जो है ये अमोनिया को कहा जाता है, आंसर इसका हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, अमोनिया को कहा जाता है अश्रु गैस, NH3 इसका फार्मूला होता है। इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। तो अमोनिया एक क्षारीय गैस होती है, आंसू गैस या फिर कृत्रिम रेसे बनाने में भी अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। और अमोनिया का सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रिस्टिले ने खोज किया था, तो ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा खोजा गया था अमोनिया को, तो प्रिस्टिले द्वारा 1771 ईस्वी में, ठीक है। अमोनिया एक रंगहीन गैस होती है और इसमें तीक्ष्ण गंध की गैस होती है, ठीक है। अमोनिया गैस जो है आंखों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये पार्ट हो जाएगा अमोनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, यशद पुष्प से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा यशद पुष्प है, यानी कि फिलासफर ऊल कहलाता है। तो अभी मैंने बताया जिंक ऑक्साइड को जो है यशद पुष्प कहा जाता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा ZnO, इसका फार्मूला होता है ZnO, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसका निर्माण जो है जिंक को हवा की उपस्थिति में तीव्र ज्वाला में जलाने पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर वही रहेगा, या फिर अनिश्चित होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जंग जब लगती है लोहे पर तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं, ठीक है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के आकार की कोट निम्नलिखित होती है, ठीक है। नाभिक के आकार बताना है कितना होता है। तो देखिए नाभिक का आकार जो होता है 1×10⁻15 मीटर होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 10⁻15 मीटर, ठीक है। नाभिक जो है अत्यंत सूक्ष्म और परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और यह एक धनावेशित होता है। नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। नाभिक के अस्तित्व और इसके गुणों का पता लगाने का श्रेय जो है रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, ठीक है। भारी जल का कार्य बताने की क्या होता है, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना इसका काम होता है, ठीक है। न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, स्लो डाउन टू द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, इसका होता है फार्मूला D2O, ठीक है। सामान्य जल का फार्मूला H2 होता है, भारी जल का फार्मूला D2O होता है और इसका काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ये। भारी जल जो है हाइड्रोजन के गुरुत्व समस्थानिक यानी कि ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, ठीक है। और इसका अपेक्षिक घनत्व और हिमांक जो है साधारण जल से थोड़ा सा अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली नाभिकीय क्रियाओं में उत्पन्न
न्यूट्रॉनों की गति बहुत तेज होती है। इन न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए या धीमा करने के लिए भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल और ग्रेफाइट इन दोनों का काम सेम ही होता है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी किसमें पाया जाता है, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। तो देखिए आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, नीले प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है, क्योंकि जो विबग्योर है 7 प्रकाश और 7 लाइट के प्रकाश और 7 कलर के होते हैं विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। अब इसमें जो है विकिरणों में नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, इसलिए से संबंधित ऊर्जा अधिक होती। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है H/V और V बराबर होता है C/λ, यानी कि E बराबर हो जाएगा HC/λ, ठीक है, HC/λ। अब जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उनका एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो नीले प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य कम होती है इसलिए एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा नीला प्रकाश या लाइट, ब्लू लाइट। अगला क्वेश्चन है, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो F = होता है C/5/9 और +32, ठीक है। इसमें C का मान रख देंगे 50 × 5/9 और +32, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ 5/9 नहीं होगा, यहाँ पे से दोबारा लिखते हैं इसको, F बराबर होता है C × 9/5 +32, ये फार्मूला होता है अगर आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है। इसमें अगर हम सेंटीग्रेड की जगह 50 × 9/5 +32 करेंगे तो 5 से कट जाएगा 10, 9 90 और 90 और 32 मिला के 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका निकाला जाता है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो इसका फार्मूला याद रखना आप लोग तो निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में या फिर शीतकाल में या बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो देखिए पेंडुलम घड़ी की जो है वो तीव्र गति से तेज़ी से शीतकाल में चलेगी। आंसर इसका जो है बी पार्ट से ही हो जाएगा शीतकाल, ठीक है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से क्यों चलेगी? क्योंकि गर्मियों में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, अतः घड़ी जो है सुस्त पड़ जाती है। लेकिन जब सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाती है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोलक वाली घड़ी जो है वो तेज़ी से चलने लगती है। क्योंकि T = 2π√L/g होता है, तो T = 2π√L/g होता है, यानी कि L जो है T के प्रोपोर्शनल, अगर L बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा और L अगर घटेगा तो T भी घटेगा। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, शीतकाल में तीव्र गति से चलेगी और अगर ग्रीष्म काल में पूछा जाएगा तो धीमे गति से चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है ये बताना है। तो इसका कारण होता है मेन सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण बनता है, ठीक है। किसी दिए हुए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम होता है, अतः द्रव की बूंदें जो है गोलाकार होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है। द्रव के पृष्ठ में भी एक प्रकार का तनाव होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है, और किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वो बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की मात्रक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है SI मात्रक न्यूटन/मीटर होता है, Nm/m होता है। पृष्ठ तनाव बराबर तो T = F/L, ठीक है, जहाँ F जो है बल होता है और L होता है काल्पनिक रेखा की लंबाई। इससे मेन आपको याद रखना कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें जो है गोलाकार होती हैं, न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रभाव करती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ऊपर से वस्तु जब गिरते या गिराया जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो उसके भार में कोई परिवर्तनशील रहेगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, परिवर्तनशील, ठीक है। जब भार ऊपर से गिरेगी कोई वस्तु
तो उसका भार में परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि गुरुत्व जो है बदलता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी वजह से जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराए तो उसका भार जो है वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीयकरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W बराबर mg होता है। ठीक है, अब द्रव्यमान m सदैव अपरिवर्तनशील हो रहता है। ठीक है, m द्रव्यमान का वस्तु है तो m ही रहेगा चाहे जहाँ उसको ले जाया जाए, लेकिन गिरने की स्थिति में g एक समान लगता है, जिससे g के मान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग त्वरण g के कारण लगातार बढ़ता रहता है। इस प्रकार mg अर्थात भार परिवर्तित होता रहता है। वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है, जबकि वस्तु का भार जो है विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कैसे सहायता करता है ये बताना है। तो देखिए, जो साधारण यंत्र होता है वो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कपड़े धोने वाली मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, वॉशिंग मशीन या फिर दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, जो दोनों मशीनें होती हैं वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखना, कपड़े धोने वाली मशीन को वॉशिंग मशीन या फिर दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। ठीक है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये वो आभासी बल होता है जो अपकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों जो है एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है इसके दूसरे सूची में दिया गया है। तो एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा तीसरा, विंड वेलोसिटी मापा जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक मापा जाता है, यानी कि भूकंप को मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापा जाता है, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। तो आंसर इसका चौथे का डी का चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है ये बताना है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ की इकाई होती है। तो आंसर इसका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। एनर्जी की मात्रक या इकाई होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट होता है। ठीक है, हर्ट। और इसके बाद वेग का मात्रक होता है एसआई में मीटर पर सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से एक इकाई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की मात्रा, ध्वनि तीव्रता की इकाई, हार्स पावर शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, और चौथा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो ये जो चौथा पार्ट है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस जो होता है वो ताप मापने की इकाई होता है, टेम्परेचर मापा जाता है सेल्सियस से। ठीक है, ऊष्मा नहीं मापी जाती है, और बाकी सारे सही हैं। ठीक है, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापा जाता है। हार्स पावर होता है जो शक्ति की पावर की इकाई होता है, पावर का यूनिट होता है। समुद्री मील जो है सामुद्रिक दूरी होती है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, जिसको ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, सेल्सियस से टेम्परेचर मापा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी नहीं। तो एंजाइम बेसिकली ये जो उत्प्रेरक के तरीके से कार्य करती है। ठीक है, कैटलिस्ट की तरीके से कार्य करता है एंजाइम। अब इसमें बताना है कि कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम्स जो है जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाला जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है, जो भोज्य पदार्थों के जल अपघटन की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है, प्रोटीन, और ये सारे जो प्रोटीन अणुओं के बीच के बंध को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड जो है पॉलीपेप्टाइड कड़ियों में बदल देते हैं। टाइलिन एक होता है जो भोजन के मंड को शर्करा में बदलता है। ठीक है, शुगर में बदलता है। स्टार्च, भोजन में जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, टाइलिन का काम होता है। इसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। और पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ये इस तरीके से आपको एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए।
तो ये था आज का ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण 20+ क्वेश्चन थे, इसका डिस्कशन किया गया। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर सजेशन में बताइएगा, सजेशन भी दीजिएगा, ठीक है। और तो आज का इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।